दक्ष ने पेंटिंग से निकले तीनों द्वारपालों को हराकर अगले स्तर की चढ़ाई शुरू कर दी थी। दक्ष को ऐसा करते देख अभिषेक अपमानित महसूस करने लगा था। अभिषेक की आंखें लाल थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली और थोड़ा आगे जाकर उसने दक्ष पर हमले की योजना बनाई। हालांकि दक्ष और अभिषेक के पीछे सबीना भी थी और उसे अभिषेक ने देख लिया था, इसलिए उसने दक्ष से लड़ाई नहीं की और वो आगे बढ़ गया। वहीं उसके जाने के बाद सबीना ने दक्ष को अपने परिवार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन दक्ष ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि सबीना ने दक्ष पर दबाव डालने के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया, मगर इस सब का भी दक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। सबीना ने देखा कि दक्ष उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है, तो एक बार फिर उसने दक्ष पर हमला कर दिया। दक्ष ने देखा कि अब सबीना आक्रामक होकर उस पर हमला कर रही है, तो वो भी आक्रामक हो गया। सबीना ने हवा में छलांग लगाई और दक्ष पर तलवार से हमला कर दिया। तलवार सीधे दक्ष के हाथ में जा लगी। हालांकि तलवार की धार के विपरीत हिस्से से उस पर हमला किया गया था, जिसकी वजह से दक्ष जख्मी नहीं हुआ, लेकिन हमले में पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए दक्ष के हाथ में तेज दर्द होने लगा। दर्द से आहें भरते हुए दक्ष ने सबीना को गौर से देखा और सोचने लगा, यह बेहद ही शक्तिशाली है। हालांकि उसके हमले से साफ दिख रहा है कि वो मुझ पर जानलेवा हमला नहीं करना चाहती है। फिर दक्ष ने अभिषेक की तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर सबीना पर हमला कर दिया। दक्ष के हमले ने सबीना को चौंका दिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक नया योद्धा इतना शक्तिशाली हो सकता है। सबीना ऐसी योद्धा थी जिसके हमले का सामना नवे स्तर के योद्धा भी नहीं कर पाते थे। सबीना ने तारीफ करते हुए कहा, युवक, तुम शक्तिशाली हो। दक्ष ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? आप क्यों मुझ पर हमला करना चाहती हैं? क्या आप ऐसा इसीलिए कर रही हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करने से मैं आपके साथ आ जाऊंगा? सबीना ने दक्ष के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने दक्ष से पूछा कि तुम्हारी तलवारबाजी 8वें स्तर तक पहुंच गई? दक्ष ने भी उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सबीना उसे अपनी बातों में उलझाना चाहती है। इस बार दक्ष ने सबीना पर हमला किया। सबीना के लिए इस हमले से बचना काफी मुश्किल था। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आज उसकी मौत सुनिश्चित है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रही। दोनों योद्धाओं के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इतनी कड़ी टक्कर के बाद भी कोई भी योद्धा घायल नहीं हुआ था। हालांकि तलवार के हमले से पत्थर पर सैकड़ों निशान बन गए थे। दोनों योद्धाओं के हमले की वजह से पहाड़ी का एक हिस्सा टूट गया था। इतने बड़े पत्थर को नीचे गिरता देख सबीना ने हवा में छलांग लगाई और लात मारकर पत्थर की दिशा ही बदल दी। पत्थर गेंद की तरह दक्ष की दिशा में उड़ गया, जिसकी गति इतनी तेज थी कि साधारण मानव के लिए बचना असंभव था। दक्ष ने फौरन अपनी तलवार आगे कर दी, लेकिन पत्थर रोकने का प्रयास विफल रहा। इस कारण उसने अपना नियंत्रण खो दिया और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। सबीना ने फौरन जादुई पंख का इस्तेमाल किया और हवा में उड़ गई। इस समय वो किसी परी की तरह लग रही थी। सबीना दक्ष को ढूंढने लगी, लेकिन उसे दक्ष कहीं दिखाई नहीं दिया। ये देखकर वो हैरान थी। हालांकि उसने यही सोचा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद दक्ष की मौत हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा कि लखन की हत्या के पीछे उसका हाथ है। इसलिए जब तक लोगों को पता चले कि लखन की मौत हो गई है, उससे पहले सबीना वहां से फौरन भाग जाना चाहती थी। तभी पीछे से आवाज आई, सबीना, जब हमारे और तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी तो तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? और इतनी बड़ी गलती कर तुम चुपचाप यहां से भागना चाहती हो? तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? सबीना ने देखा कि लखन की पीठ पर भी जादुई पंख लगे हैं और वो बादलों को चीरता हुआ उसके करीब आ रहा है। सबीना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लखन जैसा साधारण योद्धा ये कारनामा करने में सक्षम हो पाएगा। उसके पास ऐसी तकनीक भी हो सकती है। हालांकि सबीना ने अपने चेहरे पर परेशानी का भाव प्रदर्शित नहीं होने दिया। उसने कहा, युवक, तुम्हारी हत्या करने के लिए मुझे किसी वजह की आवश्यकता नहीं है। अब तक दक्ष कुछ समझ चुका था। उसने कहा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। इतना सुनते ही सबीना गंभीर हो गई। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही हूं। मैंने भले ही तुम्हें अपने परिवार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन तुमने इससे इनकार कर दिया।
इसीलिए तुम्हारा तौर तरीका मुझे सही नहीं लगा और मैंने तुम पर हमला कर दिया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं फिर कह रहा हूं कि तुम कुछ छिपा रही हो, सबीना ने कहा। तुम पागल हो चुके हो, इस समय तुम्हारी मानसिक हालत अच्छी नहीं है, दक्ष ने कहा। सबीना, तुम्हें खुद ही अपनी असलियत बता देनी चाहिए। यदि मैं तुम्हारे बारे में कोई बात बताऊंगा तो फिर तुम्हें शायद बुरी लगे, सबीना ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो, दक्ष ने कहा। मैं सूंघ कर ये बता सकता हूं कि तुम्हारी वास्तविकता क्या है। इतना सुनते ही सबीना के चेहरे का रंग उड़ गया। दक्ष ने अपनी बात जारी रखी। मुंडा समुदाय कभी भी किसी के साथ जाना नहीं चाहता है। इतिहास गवाह है कि मुंडा समुदाय ने हमेशा तटस्थ की भूमिका निभाई है। साथ ही एक बात यह भी है कि मुंडा समुदाय ने कभी भी नकारात्मक शक्तियों का साथ नहीं दिया है। इसलिए तो मैं हैरान हूं कि तुम्हारे जैसे योद्धा को किसने मुंडा समुदाय में शामिल कराया है। क्या तुम अमर पिशाच हो? दक्ष ने सबीना के चेहरे को गौर से देखा और उसके चेहरे पर हो रहे परिवर्तन पर गौर किया। उसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वो लखन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान चुकी है और वो उसे मार देना चाहती है। सबीना के लिए पहली बार नहीं था। इससे पहले भी 2 योद्धाओं ने उसकी वास्तविकता का पता लगा लिया था। हालांकि सबीना ने उनकी हत्या कर दी थी। मुंडा समुदाय के उन सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं जिनमें ब्रह्मांड मंडल के योद्धा बनने की संभावना थी, उनकी हत्या करना ही सबीना का लक्ष्य था। यही वजह थी कि जब उसने देखा कि लखन ने 3 द्वारपालों को हरा दिया है, वो उसके पीछे भागी भागी आई। पहले उसने लखन को अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन जब दक्ष तैयार नहीं हुआ तो उसने उसकी हत्या करने का फैसला कर लिया। वहीं दक्ष अब सबीना की मंशा को समझ चुका था। 800 साल पहले जब झुंझुनों के 8 सम्राटों ने संयुक्त प्रयास से अमर पिशाचों को झुंझुनों से भगाकर एक द्वीप में कैद कर दिया था, तो उस समय मुंडा समुदाय के जनशक्ति के साथ साथ धनशक्ति से भी सम्राटों की मदद हुई थी। सम्राट सोमगुप्त ने उस समय मुंडा समुदाय को झुंझुनों का देव मित्र की उपाधि दी थी। साथ ही उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी जन सरोकार से जुड़ी योजनाएं हैं, उसका लाभ मुंडा समुदाय को दिया जाएगा। झुंझुनों के अन्य 8 सम्राटों ने इसमें अपनी सहमति भी जताई थी। इसीलिए नकारात्मक शक्ति अपने अंदर आज तक उस टीस को दबाई हुई थी। हाल के दिनों में अमर पिशाच कसाई समुदाय और पूर्वी क्षेत्र के कई राज्यों में गुप्त रूप से रहने लगे थे। ऐसे में मुंडा समुदाय में घुसपैठ करना उनके लिए बेहद आसान था। दक्ष की बात सुनकर सबीना ने कहा, अमर पिशाच, लखन तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। हर कोई जानता है कि मैं कौन हूं। मेरा संबंध अमर पिशाचों से हो यह असंभव है, सबीना ने कहा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम अमर पिशाच नहीं हो तो फिर तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? अब ये मत कहना कि तुमने मेरी क्षमता को परखने के लिए मुझ पर हमला किया, सबीना ने कहा। मैं तुम्हें केवल इसीलिए मारना चाहती थी ताकि तलवारबाजी सम्मेलन में मेरा एक प्रतिद्वंदी कम हो जाए। सबीना की बातों पर यकीन करना दक्ष के लिए असंभव था। वो जानता था कि कोई भी योद्धा केवल इतनी छोटी सी बात के लिए किसी की जान नहीं लेगा। इसीलिए वो सबीना की बातों में नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुछ भी बोल दो और मैं यकीन कर लूं, यह मेरे लिए असंभव है। मुझे अपने वरिष्ठ योद्धाओं को इसकी सूचना देनी होगी ताकि वो तुम्हारी वास्तविक पहचान को जान सके। इतना सुनते ही सबीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, तो ठीक है ना, तुम जाओ और अभी बता दो, कह दो कि वो मेरी वास्तविक पहचान की जांच करें। दक्ष ने कहा, तुम्हारी मनोकामना जल्दी पूरी की जाएगी सबीना। सबीना ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम भी सच में लखन ही हो, इस बात की मुझे शंका हो रही है। सबीना की बात सुनकर दक्ष एक पल के लिए चौंक गया। उसने कहा, तुम उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रही हो। वाह, क्या बात है, सबीना ने कहा। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूं कि लखन के पास जादुई पंख हो ही नहीं सकते। यदि तुम वरिष्ठ योद्धा के पास जाओगे तो यकीन मानो कि वरिष्ठ योद्धा मेरी पहचान की बजाय तुम्हारी पहचान पर शक करेंगे और तुम्हारी असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तभी दोनों को आभास हुआ कि कोई योद्धा पहाड़ी पर चढ़ रहा है। जाहिर सी बात थी कि कोई योद्धा दूसरे स्तर की चढ़ाई कर रहा होगा। इसलिए दक्ष और सबीना ने लड़ाई बंद की। दक्ष ने आंखें फैलाकर कहा, यदि मुझे कोई सबूत मिल जाता है कि तुम अमर पिशाच हो तो मैं फौरन वरिष्ठ योद्धाओं को सूचित कर दूंगा। दक्ष को अमर पिशाचों से सबसे अधिक घृणा थी। हालांकि इस समय उसने सबीना से लड़ाई इसीलिए भी ना करने का फैसला किया क्योंकि कोई अन्य योद्धा वहां आ रहा था। साथ ही दक्ष की वर्तमान ताकत सबीना के मुकाबले कम थी। ऐसे में वो भले ही लंबे देर तक उसके खिलाफ मुकाबला कर सकता था, लेकिन
वो उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता था। साथ ही सबीना ने भी दक्ष पर शक कर लिया था और वो जादुई पंख की बात यदि उजागर कर देती तो दक्ष भी मुश्किल में पड़ सकता था। जादुई पंख अमूमन सैन्य परिसर या मैथिलाड बैंक द्वारा संचालित अन्य प्रशिक्षण परिसरों में ही मिलते थे, लेकिन लखन ने कभी भी इन परिसरों में प्रशिक्षण नहीं लिया था। ऐसे में यदि किसी को जादुई पंख की बातों का पता चल जाता तो दक्ष की वास्तविकता का उजागर होना पक्का था। इसके बाद उच्च क्षमताओं वाले योद्धाओं को आसानी से दक्ष के बदले हुए रूप के बारे में पता चल जाता। अचानक दक्ष ने पूछा, क्या सबीना आदिम समुदाय या कसाई समुदाय की योद्धा हो सकती है? दक्ष ने काफी चतुराई से सवाल पूछा। वो सबीना से पुष्टि करना चाहता था कि वो वाकई अमर पिशाच है या नहीं। सबीना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दक्ष ने इस मसले को इस समय टालने का फैसला किया। साथ ही उसने ये भी सोचा कि सबीना के बारे में पता लगाने को वो हिमांशी और अनीता की मदद लेगा। दक्ष तेजी से दूसरे स्तर के लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। अब तक दिलबाग ने दूसरे स्तर की चढ़ाई शुरू कर दी थी और वो तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। बीच रास्ते में पहाड़ी के पत्थर पर बने तलवार के निशान को देखकर उसने अनुमान लगाया कि कुछ देर पहले यहाँ भीषण लड़ाई हुई है। सबीना अब तक वहीं खड़ी थी। दिलबाग की नजर जैसे ही सबीना पर पड़ी उसने पूछा, क्या अभिषेक और लखन की यहाँ लड़ाई हुई थी? सबीना ने खुद को पाक साफ दिखाना चाहा, साथ ही ये भी साबित करना चाहा कि वो लखन की सबसे बड़ी हितैषी है। उसने कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक ने लखन पर हमला जरूर किया था, लेकिन मैंने अभिषेक को हराकर यहाँ से भगा दिया। लखन अब सुरक्षित है और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। सबीना का झूठ पानी की तरह बहता चला गया और दिलबाग उसकी बातों में आ गया। लेकिन क्या दक्ष की बातों में सच्चाई थी? क्या सच में सबीना एक अमर पिशाच थी? दक्ष अब कैसे इस बात को साबित कर पाएगा?